तुम पहले चलो, मैं बाद में आऊँगी। अगर तुम बाद में आई तो सर को और गुस्सा आ जाएगा और अर्मिया को इसका लॉजिक समझ में नहीं आया, इसलिए खड़ी इसकी बात समझने की कोशिश कर रही थी जब रुमान दरवाज़ा खोलकर अर्मिया को धक्का देकर खुद भाग गई। अर्मिया गिरते गिरते बचती है, दरवाजे की तरफ देखती है जो कि बंद था और सामने ही सर शावेज बैठा हुआ था। अब आपको अंदर आने की भी तमीज़ सिखानी पड़ेगी। नहीं सर, वो इसे कोई जवाब नहीं बन पाया, इसलिए सर झुकाकर खड़ी हो गई। आज आपने प्रेजेंटेशन क्यों नहीं दी? सर मैं तो देने आई थी, मगर आपने ही कहा था कि वापस चली जाओ। शावेज उसकी बात सुनकर खड़ा हो जाता है और 2 कदम चलकर थोड़ा सा उसके करीब आकर खड़ा हो जाता है। आज तो आप मेरी वजह से प्रेजेंटेशन नहीं दी, बात ये है ना? जी सर। वो उस बात में सर हिलाती है। रो क्यों रही थी? वो बिल्कुल संजीदा होकर सवाल करता है। नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी। भला मैं क्यों रोऊंगी? दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे रुला सके, और अगर रोना भी है तो मेरे दुश्मन रोए। एक बार फिर से उसने बोलना शुरू किया, जो कि सर की आवाज़ पर उसकी ज़ुबान को ब्रेक लगती है। चुप, एकदम चुप। अब मुझे तुम्हारी आवाज़ ना आए। वो एक कदम और करीब होकर कहता है, जिस पर अर्मिया को सच में चुप होना पड़ता है। और अब मुझे असल वजह बताओ कि रो क्यों रही थी? मुझे मुख्तसर सा जवाब चाहिए। सर वो क्या वो आगे भी कुछ बोलो? सर वो छोड़कर चला गया। एक बार फिर से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। सर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे गुजारा होगा उसके बगैर उसका? शावेज की गुस्से में रगें तन जाती हैं। कौन है वो और क्यों छोड़कर गया? सर उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कौन है वो, बताओ मुझे। सर वो जो नॉवल मैं पढ़ रही थी उसमें एलिज़े का उमर मर गया था। शावेज उसकी बात सुनकर अपनी चेयर से गिरने की अंदाज में बैठता है और उसकी तरफ देखता है। इस वजह से रो रही थी? अर्मिया सर इस बात में हिलाती है। गेट आउट, वो धाड़ता है। उसके कहने की देर थी और अर्मिया रूम से बाहर थी। इसका इलाज मुझे करना होगा, वो खुद कहता है। विशाल, मिनी, सना, हुरैन लेक्चर लेकर रिश्पा को ढूंढती हैं, मगर वो ना तो उन्हें रिश्पा मिलती है और ना ही हमदान। अयान को पता होगा कि आज हमदान क्यों नहीं आया। अयान और हमदान में बड़ी राजो नियाज चलती है विशाल की बातों पर। हुरैन जवाब देती है, अयान वाले ग्राउंड में बैठे हैं, चलो फिर सब वहीं चलते हैं। अर्मिया ऑफिस से बाहर निकलकर रुमान की तरफ दौड़ती है। रुमान भागते भागते ग्राउंड में पहुंच जाती है और सना वाले भी ग्राउंड में आ रहे थे। इसीलिए वो मलाइका को पकड़कर अपने आगे कर लेती है। छोड़ो मुझे लड़की, क्या कर रही हो? मलाइका यार, बस एक बार इस अर्मिया से बचा लें। क्या किया है जो ये तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है? सना उन्हें छुड़वाने की कोशिश करते हुए पूछती है। इससे क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। ये बेवफा मुझे धक्का देकर आई है। धोखा नहीं दिया, धोखा देकर आई है। धोखा नहीं दिया यार, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं तो तुम्हें सर के ऑफिस में धक्का देकर आई हूँ। यार अर्मिया, छोड़ दे बेचारी को। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मिशाल इसे रिलैक्स करने की कोशिश करती है। मुझे बेचारी को छोड़ दो, वो लड़की पहले ही भूख से बुरा हाल है। अर्मिया मेरी जान, बस कर। तो अपने नॉवल का सुना क्या बना? मैं सिर्फ सना की वजह से छोड़ रही हूँ, वरना मेरा भी दिल कर रहा है कि तुम्हें मैं सर अता के ऑफिस में धक्का देकर आऊँ। और नावल का यार ना पूछ, आज तो मेरा कलेजा ही फट गया। अब से नहीं पढ़ूंगी। सना नावल का जिक्र छेड़कर अर्मिया को रोमांच से ध्यान हटा देती है, मगर अब उसे इसका पूरा नावल सुनना पड़ रहा था। उसका हाथ पकड़कर नावल की स्टोरी बताती हुई अपनी मखसूस जगह ग्राउंड का हिस्सा पर आ रही थी, और रोमान मलाइका की शुक्रगुजार थी जो कि इसके लिए एक दीवार साबित हुई थी। और आखिर में मिशाल और हुरैन भी बातें करते हुए इनके पीछे आ रही थी। मरियम, अयान और अदीना इकट्ठे बैठे। मरियम और अदीना बातें कर रही थी और उनका टॉपिक फैशन था, और अयान अपने मोबाइल में गेम खेलने में मसरूफ़ था। वो सब भी वहाँ आकर बैठ जाती हैं। अयान, तुम्हें पता है कि आज हमदान और अलिशबा क्यों नहीं आए? मिशाल की बात पर अयान सर उठाकर पहले उसे देखता है, फिर बोलता है, पहले अपना मोबाइल दो, फिर बताऊँगा। फिर तुम्हारी मेहरबानी, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। अच्छा ये लो बताओ क्यों नहीं आए वो दोनों? इतने में शमीर लेज़ लेकर आता है और उनके पास बैठ जाता है। मलाइका पहली फुर्सत में उसके हाथ से लेज़ लेकर दूर होकर बैठ जाती है। भक्कड़ में अपने लिए भुक्कड़ में अपने लिए लेकर आया था, वो दूसरा है तो सही। फ़िलहाल इसी से गुजारा करो। अयान, अब बता भी वो क्यों नहीं आए? वो हुरैन बेजार होकर पूछती है। मुझे क्या पता? वो मिशाल के मोबाइल में गेम खेलते हुए जवाब देता है। क्या तुम्हें भी नहीं पता? मिशाल उदास से चेहरे से पूछती है। तुम लोग तो यूं पूछ रहे हो जैसे मैं उनका असिस्टेंट हूँ। नहीं पता तो मेरा मोबाइल वापस करो। ये लो, लड़ने क्यों लग जाती हो? होशियार मलका यालिया तशरीफ़ ला रही हैं। मरियम मिश्रा को अपनी
मसीरा को अपनी तरफ आता देखकर ऐलान करती है, सब खैरियत तो है? मसीरा पूछती है। जी बिल्कुल खैरियत ही खैरियत है, आप तशरीफ़ रखिए। शमीर कहता है। अदीना एक ज़ोरदार चीख मारती है, यार तुम्हारी शादी हो गई है, अब तो थोड़ी सीरियस हो जाओ। मसीरा के डांटने पर अदीना कहती है, हाय मैंने क्या किया है, मैं तो तुम्हें एक बैड न्यूज़ सुनाने वाली थी इसलिए चीख मारी। कौन सी न्यूज़? हुरैन पूछती है। मैंने हमदान को मैसेज किया, उसने कहा कि आज अलिशबा की तबीयत बहुत ख़राब है और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। अलिशबा को क्या हुआ? सना सोचने के अंदाज में पूछती है। मुझे क्या पता, हमें आयात के लिए चलना चाहिए उसके घर। अरमिया की बात पर मसीरा कहती है, मैं इब्राहिम के साथ आऊँगी। मैं भी समीर के साथ आऊँगी। बस फिर तय हुआ, आयान और शमीर हमें लेकर चलेंगे। रुमान शमीर और आयान की तरफ देखती है। यार क्या है, हर दूसरे दिन तुम लोगों को कहीं जाना होता है। शमीर, हम इयादत करने जा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा रहे। सना शमीर को आंखें दिखाती है। अगर तुम घूमने का भी कहोगी तो मैं वहाँ भी हाजिर हूँ तुम्हारे लिए, हम भी यहीं मौजूद हैं। विशाल इन्हें याद दिलवाना ज़रूरी समझ रही थी। पता है, मुझे तुम सब कबाब में हड्डी बनना ज़रूरी समझते हो। जी बिल्कुल, कुछ ऐसा ही समझ लो। शाम के 5 बजे सब हमदान के घर बाहर खड़े होकर बेल दे रहे थे। दो बार बेल देने के बावजूद भी दरवाज़ा ना खुलने पर इस बार शमीर बेल पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है। हमदान दरवाज़ा खोलने के बाद थोड़े से गुस्से से शमीर से मुखातब होता है। बेवकूफ़ कहीं के, बेल पर हाथ रखकर कौन खड़ा होता है? मैं। और कौन? शमीर सुकून से जवाब देकर एक साइड पर खड़ा हो जाता है और सबको अपने पीछे आने का इशारा करता है। हमदान, शायद मैंने अंदर आने का नहीं कहा अभी तक, तो क्या अब हम तुमसे इजाज़त लेकर आएंगे? अरमिया का अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। जी बिल्कुल, वैसे तुम ख्वाब बहुत अच्छे देखते हो। कहाँ है आपकी बेगम? सना पूछती है। हमदान सो रही है, बस उठने वाली है, वो मुस्कुराकर कहता है। तो इसमें दांत निकालने वाली कौन सी बात है? बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है? वैसे तो मैं जितने भी पठानों से मिला हूँ सब सीरियस टाइप के होते हैं, और एक ये है, पता नहीं किस पे चला गया है। अभी देख, अभी भी दांत निकाल रहा है। क्या बात है, क्यों इतने खुश हो रहे हो? अयान पूछता है। मैं माँ बनने वाली हूँ। खुशी में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो क्या बोल रहा है, कि जब सब एक दूसरे का मुंह की तरफ देखने लग जाते हैं। मसीरा और अदीना जो अंदर आ रही थी उसकी बात पर वो भी एक दूसरे को देखने लग जाती हैं, और फिर लाउंज में कहका लगा कर हंस रहे होते हैं सब। नहीं नहीं, मैं माँ नहीं बाप बनने वाला हूँ। यार, उनके कहके पर उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपना जुमला दुरुस्त करता है। अयान और शमीर दोनों हमदान को इकट्ठा गले लगकर मुबारकबाद देने लग जाते हैं, जबकि इनका मुबारकबाद देने वाला अंदाज कुछ यूँ था कि जैसे वो मुबारकबाद नहीं किसी गलती की सज़ा दे रहे हों। और लड़कियां बगैर किसी का लिहाज किए सीधा अलिशबा के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। वो भी फ्रेश होकर बाहर आने ही वाली थी कि इस टोले को देखकर पहले डर जाती है, फिर एक लंबी सांस खारिज करके बेड पर बैठ जाती है। जब बाकी भी इसके गिर्द बैठ जाती हैं और मुबारकबाद देने लग जाती हैं, अब हम सब खाला बन जाएंगी और अलिशबा तुम मामा बन जाओगी। अदीना के बाद रुमान कहती है, रुमान क्या पता तुम भी जल्द मामा बन जाओ। अदीना शर्मा कर कहती है, तुम भी ना कुछ भी बोलती रहती हो। अदीना, तुम्हें भी शर्माना आता है? मसीरा उसे शर्माता देखकर कहती है। अभी मैं शर्मा नहीं रही तो क्या कर रही थी? वो सब अलिशबा, अदीना और मसीरा को छेड़ रही थी, जबकि हमदान आज किचन में मसरूफ़ था। अपने साथ अयान और शमीर को भी ले जाता है। मरियम और मलाइका मुल्तान चली गई थी। अयान भी छुट्टियां लेकर अपनी शादी की तैयारी करने लग गया था। अयान इस्लामाबाद के रहने वाला था। सैफ़ी इस्लामाबाद का सैफ़ी का घर आबाई घर मुल्तान में था, मगर बिज़नेस के लिए उसका एक घर इस्लामाबाद में भी था। बचपन का दोस्त अज़ान भी अपना इस्लामाबाद में बिज़नेस स्टार्ट कर रहा था, जिसमें सैफ़ी ने उसका भरपूर साथ दिया था, और अब वो दोनों भी मुल्तान थे। बाकी सब लड़कियों ने भी एक हफ़्ते की छुट्टियां ली थी मरियम और मलाइका की शादी में शिरकत करने के लिए, और मसीरा और अदीना भी एक हफ़्ते के लिए जा रही थी। रात के 10 बज रहे थे। अदीना इस वक्त अपनी पैकिंग कर रही थी। अदीना, हमने कब तक वहाँ रहना है? बस एक हफ़्ता। और अगर मैं कहूँ कि मुझे छुट्टियाँ नहीं मिल रही तो भी आप मेरे साथ चलेंगे? अगर मैं ना जाना चाहता हूँ तो आप मेरे साथ जाएंगे? अदीना, मेरी बात। अदीना समीर की बात दरमियान में ही काट देती है। समीर, बस, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊँगी। आपको पता भी है मसीरा क्या कह रही थी? क्या? यही कि इब्राहिम उसकी मिन्नतें कर रहे हैं कि अपने साथ रहने के लिए, और एक आप हैं जो कि मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते। समीर उसकी बात पर मुस्कुराता है और कहता है कि मेरी जान उदास क्यों हो रही हो? अब अगर मुझे छुट्टियां ना भी मिले तो भी मैं अपनी बेगम के लिए छुट्टियां करूँगा। हाय सच्ची?
वो इसकी गाल खींच कर कहता है, तनवीर हाउस। मामा मुझे जाने दे प्लीज़, कल मेहंदी है और परसों बारात है, बस 2 दिन की तो बात है, और वैसे भी मैं शादी के लिए ही छुट्टियाँ लेकर आई थी। अरमिया ने तुम्हें पहले कभी नहीं कहीं जाने से रोका, जब रोकूंगी। आज तुम्हारी खाला आ रही हैं और इस बार इनका बेटा भी साथ आ रहा है। चलो, खाला तुम्हारी 1 साल बाद आ रही है, मगर शाहू पूरे 7 साल बाद आ रहा है। मामा वो कौन सा 2 दिन के लिए आ रहे हैं, पूरा 1 महीना मिल लेंगे। और जहाँ तक शाहू की बात है तो शायद आप भूल रही हैं कि वो 1 साल से पाकिस्तान में है, मगर एक बार भी अपनी शक्ल तो दूर की बात, एक बार भी फ़ोन नहीं किया। वो किचन की शेल्फ पर बैठकर गोद में ड्राई फ्रूट रख कर खा रही थी, जबकि मिसिस तनवीर खाना बनाने में मसरूफ़ थी। बेवकूफ़ लड़की, तुमसे भी ज़्यादा वो हमारे साथ रहता है। वो हर रोज़ फ़ोन भी करता है, और अब ये तुम्हारे घूमने फिरने के प्लान्स ख़त्म नहीं हो रहे, वरना तुम भी मिल लेती उससे। खाने की बजाय पढ़ाई पर ध्यान देती हो तो शायद शाहू के मुकाबिल होती, मगर मेरी किस्मत में वो 2 औलादें हैं, और वो भी नाअहल। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। और ये डीजे कहाँ है? इसे भी देखो तैयार हुआ है या फिर अभी तक वीडियो गेम में ही लगा हुआ है। आपका बेटा है, मैं क्यों देखूं? वो ये कहकर किचन से भाग जाती है। या अल्लाह मेरे दोनों बच्चों को थोड़ी थोड़ी सी अकल दे दे। अरमिया डीजे के कमरे में ज़बरदस्ती दाखिल होकर उसकी वीडियो गेम लेकर खुद खेलने लग जाती है। क्या है आपके साथ? हर 5 मिनट बाद आ जाती हैं। मामा पहले कम थी मेरी इस गेम की दुश्मन, जो अब आप भी आ गई हैं। शर्म नहीं आती बड़ी बहन से ऐसे बात करते हुए? मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे बड़ी हैं। देखिए मेरा कद आपसे बड़ा है। ओए, कद से अंदाज़ा नहीं लगाते कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। तो क्या आप फिर क्लास से अंदाज़ा लगाते हैं? नहीं पागल, आओ हम दोनों रेसलिंग करते हैं, जो जीता वही बड़ा होगा। फिर तो मैं ही जीतूंगा, फिर हो जाए 2-2 हाथ। वो दोनों रेसलिंग की बजाय पिलों से एक दूसरे को मार रहे थे। लड़ाई करते हुए दोनों ने आलीशान कमरे को कबाड़ खाना बना दिया था। मिसिस तनवीर शोर सुनकर डीजे के कमरे में आती हैं, मगर दोनों को लड़ता देखकर अपनी जूतियाँ उतारती हैं, जो कि निशाने पर अरमिया की कमर में लगती है और दूसरा जूता डीजे के सर में लगता है। अरमिया जो जूता खाने के बाद फुल स्पीड से कमरे से निकलकर अपने कमरे में चली जाती है, और डीजे माँ को अपने करीब आता देखकर वॉशरूम में बंद हो जाता है। और मिसिस तनवीर रात को दोनों की शिकायतें तनवीर साहब से लगाने का सोचकर फिर से किचन में चली जाती हैं और मुलाजमा को कमरे की सफाई का कहती हैं। मरियम और मलाइका की कल मेहंदी थी, और दोनों खुश होने की बजाय अपनी मेहंदी के जोड़े उठाकर मिसिस स्टार के कमरे में उनके सर पर सवार होती हैं। मिसिस स्टार उनके लिए ज्वेलरी अलग कर रही थी। दोनों को अजीब सी शक्ल लटकाकर खुद को तख्ता पाकर वो उनसे मुखातिब होती हैं। अगर अब तुम दोनों ने किसी भी चीज़ में नुक्स निकाला तो मैं परसों की बजाय आज ही रुखसती कर दूंगी। सुबह से एक काम पकड़ा हुआ है, मजाल है जो मेरी एक चीज़ भी खुशी खुशी कबूल की हो। मम्मा सब चीज़ें प्यारी हैं, मगर सेम है, और ये मेहंदी के जोड़े भी। मिली रूहानसा होकर बोली, एक तो इसके मेरे साथ ही शादी हो रही है और ऊपर से ये जोड़े भी एक जैसे। मरियम को गुस्सा आया था। पता नहीं ये कौन सी औलादें होती हैं जो कि वालदैन की खुशी में खुश होती हैं। ये नकम्मी औलाद मेरे ही नसीब में लिखी थी। मामा, मिली रोने की तैयारी में थी। चुप, अब मैं एक लफ्ज़ भी ना सुनूं। बाहर तुम दोनों के बाबा बैठे हैं, उनसे जाकर कहो। मिली अपनी माँ की बात सुनते ही बाहर अपने बाबा की तरफ दौड़ती है और कहती है, बाबा ये देखिए, मम्मा ने हमारे एक जैसे कपड़े लिए हैं, हमें एक जैसे नहीं पहनने। अच्छा बस, जिसको ये वाला जोड़ा पसंद है वही रख ले, दूसरी को मैं नया जोड़ा दिला दूंगा। बाबा ये वाला मैं रखूंगी, मिली खुश होकर कहती है। अच्छा ठीक है, मरियम के लिए शाम तक नया जोड़ा आ जाएगा। अब दोबारा अपनी माँ के पास ना जाना, वरना तुम दोनों का गुस्सा मुझ पर निकालेगी। विशाल फ्रेश होकर नीचे आती है कि उसे लाउंज में सबीन नज़र आती है। वो दौड़कर उसे गले लगा लेती है। आप कब आई? जब तुम नींद के मज़े ले रही थी। आने की जान को और कितना टाइम है? आई मिस यू, वो सबीन के फूले हुए जिस्म को देखकर कहती है। बहुत जल्द। सबीन माँ के ओहदे पर फाइज होने वाली थी, बहुत जल्द। इतने में मिसिस सलीम ने नाश्ता भी लगा लिया था। नाश्ते में सिर्फ 3 फ़र्द ही थे और कोई घर में ही नहीं था। विशाल, तुम्हारी यूनी ख़त्म होने में कितना वक्त रहता है? बस मम्मा, ये सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल लग जाएगा। कल तुम्हारी सास का फ़ोन आया था, कह रही थी कि हारिस वापस आ गया है। क्या? मगर वापस क्यों आया है? वो नाश्ते से हाथ खींच लेती है। एक ना एक दिन वापस आना तो था ही, अब आ गया है। सबीन भी उनकी गुफ्तगू में हिस्सा लेती है। मुझे इससे शादी नहीं करनी, वो डरते डरते कहती है। क्यों नहीं करनी? मिसेस सलीम का लहजा अभी भी संजीदा था। आपको पता है कि हमारा किस हालात में निकाह हुआ था,
और मुझे नहीं लगता कि हमारे ख़ानदान की लड़की की बेवफाई के बाद अब भी फिर से उसी ख़ानदान की लड़की को रुखसत करवा कर ले जाएंगे। हम इस बारे में उनसे बात कर चुके हैं। विशाल को इनकार करने में मुश्किल हो रही थी। वजह वालदैन की सख्त तबीयत थी, इसलिए कह देती है मेरी यूनि के बाद मैं इस बारे में सोचूंगी। ये कहकर वापस कमरे में चली जाती है। डीजे तैयार होकर अमिया के कमरे में जाता है और उसे देखकर कहता है, आपी आपको पता है कि आज चुड़ैल भी परी लग रही है। ओए मोटे, ये चुड़ैल किसे कह रहा है? आप मुझे मोटा ना कहा करें, डीजे नाम है मेरा, डीजे। जहाँ तक चुड़ैल की बात है तो उसे चुड़ैल ही कहेंगे। अब ये अलग बात है कि आपने अपने आप को कि आप अपने आप को तसव्वुर कर रही हैं। मोटे, मैं तुम्हारा कीमा बनाकर इस गंदी शक्ल वाले शाहू को खिला दूंगी। आपी वैसे गंदी शक्ल वाला शाहू आपका भी कुछ लगता है। वो बड़े मज़े से अरमिया के बेड पर जूते समेत बैठ जाता है। अरमिया भी उसके साथ बैठकर डीजे को मासूमियत से देखती है। अब ये ऐसी शक्ल भी ना बनाए। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। दूसरी बात वो सिर्फ दिल में बोलता है। डीजे, मेरा प्यारा भाई, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ ना, वो भी इकलौती। प्लीज़ शाहू वाले मसले में मेरी मदद करो। अब कुछ नहीं हो सकता आपी, आपका बचपन का निकाह हुआ पड़ा है। अब तो आपको इस गंदी शक्ल वाले शाह की दुल्हन बनना ही होगा। मेरे कुछ भी करने से ये निकाह ख़त्म नहीं हो सकता। डीजे, तुम मेरे भाई हो, मेरे लिए स्टैंड ले सकते हो। कोई बुराई हो तो मैं भी स्टैंड लेने के बारे में सोच सकता हूँ, मगर ऐसा भी नहीं हो सकता। मुझे 18 साल होने में अभी भी 3 महीने पड़े हैं। इतनी छोटी सी उम्र में कोई मेरी बात नहीं मानता। आपको लगता है कि वो सब मेरी ये बात मान लेंगे? उमर को गोली मारो, सब तुम्हारी बात मानेंगे। बस तुम सीना तान कर बात करना। जहाँ तक बुराई की बात है तो वो बिल्कुल मेरे नॉवेल्स के हीरो जैसा है। नहीं है आपी, आपने इसे 7 साल पहले देखा था। अब देखेंगे तो यकीनन आप फैसले पर पछताएंगी। आलमिया को अपनी बात बनती हुई नज़र ना आई तो डीजे को कमर पर ज़ोर से एक थप्पड़ मारती है। पाँव नीचे कर कर बैठ मोटा, कहीं का कोई काम दाम आता नहीं है, बस बातें करवा लो इससे, दफ़ा हो जा मेरे कमरे से। अल्लाह करे अब सारी ज़िंदगी इसी गंदी शक्ल वाले शाहू की शक्ल देखनी पड़े। वो ये कहकर 120 की स्पीड से भाग जाता है। आलमिया ने नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना था। डीजे के भाग जाने पर वो बेड पर पड़ा हुआ आम रंग दुपट्टा उठाकर उसके पीछे भागती है। डीजे खाला और शाहू के पास बैठ जाता है और उससे मिलने लग जाता है। आर्मिया को नहीं पता था कि शाहू लाउंज में बैठा हुआ है। मामा, ये मोटा डीजे मुझे बद्दुआएं दे रहा है। बोलते बोलते उसकी नज़र सामने सोफे पर बैठे हुए शाहू और खाला पे पड़ती है। करीब होकर कहती है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरी जान, आओ यहाँ मेरे पास बैठ जाओ। खाला को सलाम करने के बाद वो उनके साथ बैठ जाती है और फिर वो बिल्कुल अपने सामने बैठे हुए शाहू को देखती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरमिया के सामने वाले सोफे पर शाहू शावेज टांग पे टांग रखे बड़ी शान से अरमिया को ही देख रहा था। सर आप यहाँ? शायद आप गलत एड्रेस पर आ गए हैं। यह तनवीर हाउस है। अगर आप मेरी शिकायत लगाने आए तो प्लीज़, लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अब मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। वो खड़ी होकर डर डर के बोल जा रही थी। अरमिया बेटा, क्या हुआ है? शाहू से पहले भी मिल चुकी हो क्या? खाला उसे यूं बोलता हुआ देखकर पूछती हैं। अरमिया खाला जान के शाहू कहने पर ना समझी से कभी डीजे को तो कभी खाला को कभी शावेज को देखती है। ये शाहू है? जी बिल्कुल आपी, ये वही वाले शाहू हैं जिसके बारे में आप कमरे में तारीफ़ करने से बाज नहीं आ रही थी। मगर ये शाहू कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गंदी शक्ल। वो बोलती हुई मुंह पर हाथ रखकर खुद को चुप करवा देती है। मिसेस तनवीर एक सख्त घुरी से उसे नवाजती और कहती हैं, 7 साल हो गए हैं इस बात को। वैसे भी हमारा शाहू तो बचपन से ही प्यारा है, बस तुम्हारे ही बड़े नखरे हैं। अरमिया खाला और शावेज से मिलकर कमरे में ही बंद हो गई थी। रात का डिनर सब साथ कर रहे थे। आपी, आपने मम्मा को अभी तक नहीं बताया कि मैं आपको कौन सी बद्दुआएं दे रहा था। डीजे अपना खाना ख़त्म कर कर वो आंखों से ही अपने उसे बाज रहने का इशारा करती हैं। अच्छा आप ना बताएं, मैं खुद ही बता देता हूँ। डीजे तुम्हारी वीडियो गेम दरमियान में बात छोड़ने का मतलब था। डीजे के अलावा कोई और नहीं जानता था। उसे पता था उसने बता दिया तो उसकी वीडियो गेम का ख़ात्मा हो जाना था, इसलिए वो चुप कर जाता है। आज मेहंदी थी। इब्राहिम और अजान सैफ़ी के घर थे। शमीर, हमदान और समीना अयान के घर थे। जबकि सारी लड़कियां सुबह 10 बजे ही मलाइका वालों के घर पर थीं। पार्लर वाली मलाइका के अलावा सबके हाथों में मेहंदी लगाकर थक गई थी। यार मैं दुल्हन हूँ और मेरे अलावा सबने मेहंदी लगवा ली। बस मुझे 10 मिनट रेस्ट करने दें, फिर आपको ही लगाऊंगी। पार्लर वाली मासूम शक्ल बनाकर इल्तिजा करती है। मरीम और मलाइका के ड्रेस डिज़ाइन चेंज थे मगर कलर एक ही जैसे थे। बाकी सब ने भी पीले रंग के लहंगे पहने हुए थे।
मलाइका और मरियम पीले रंग के सूट के साथ फूलों के जेवरात से सजी संवरी स्टेज पर बैठी थी। बाकी सब भी उनके साथ बैठकर कैमरामैन से अपनी तस्वीरें बनाने लग जाती हैं। सबको अपने अपने पोज लेने थे। कुछ ही देर में अलिशबा भी वहाँ पहुँच जाती है। अलिशबा और हमदान डॉक्टर के पास गए थे, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई थी। सैफ़ी और अयान मेहंदी की रस्म अलग अलग करने आए थे, मगर उनकी टाइमिंग सेम हो गई। अयान और सैफ़ी के करतूत के गले अयान और सैफ़ी के कुर्तों के गलों में थोड़ा थोड़ा काम था और अयान और सैफ़ी सबसे आगे थे। इनके दाखिल होने पर उनका इस्तकबाल होने की बजाय उनके आगे 8 लड़कियां एक बड़े से चार्ट पर कुछ तहरीर लिखकर खड़ी होती हैं, जिससे उनको रुकना पड़ता है। अजान बुलंद आवाज़ में तहरीर पढ़ता है। आपका ध्यान किधर है? आपकी सालियाँ इधर है। हमने इतनी सालियों का क्या करना है? हम तो बस अपनी मनकूहा को मेहंदी लगाने आए हैं। अयान तहरीर सुनने के बाद बोलता है। कुछ यूँ है कि जो दूल्हा राजा होता है उसे अपनी जेब हल्की करनी पड़ती है। मिशाल उसे समझाने की कोशिश करती है। ऐसे कैसे हल्के कर दूँ? मुझे तो यहाँ से ही मलाइका नज़र आ रही है। वैसे भी मेहंदी मामा ने लगानी है। सैफ़ी अपनी जेब हल्की करने के डर से बोलता है। सैफ़ी, तुम में भी मलाइका वाली रूह घुस गई है ना, कंजूसी वाली। सना तंज करती है। देखो, हम लोग तुम दोनों की इकलौती सालियाँ हैं। अब हमें तंग ना करो, जल्दी से पैसे निकाल लो। अर्मिया अपना लॉजिक उनसे शेयर करती है। मेहंदी में कौन पैसे लेता है? और ये तुम 8 लड़कियां इकलौती हो? अयान की रूहान सी आवाज़ आती है। और हमारी लड़कियां, हमारे रूल्स। अगर रूल्स फॉलो करोगे तो ही अंदर जा सकोगे। रुमान साफ साफ बात करती है। अयान और सैफ़ी को जब लगा कि ये पैसे लिए बगैर अंदर नहीं जाने देंगी, तो उन्हें मजबूरन अपनी जेब दरवाजे पे ही हल्की करने की बजाय खाली करनी पड़ती ही थी। लड़कियों ने अपनी ही नई रस्में निकाली थी। बारी बारी सबने इन्हें मेहंदी लगाई और कुछ ज़िंदगी की दुआएं भी दी। अयान और सैफ़ी को लड़कियों ने मौका तक ही ना दिया कि वो इन्हें सलाम तक ही कर लेती। बच्ची कुछ ही कसर अजान, शामिर, हमदान और इब्राहिम पूरी कर रहे थे। वो दोनों तो आज अपने दूल्हे होने पर पछता रहे थे। अल्लाह किसी को भी इतनी सालियाँ न दे। आमीन सुम आमीन। अयान की दुआ पर सैफ़ी फ़ौरन आमीन कहता है। इन दोनों की लटकी हुई शक्लें पर सभी हंसने लग जाते हैं। मलाइका बारात के जोड़े में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। खुद को आईने में देखकर अपनी नज़र खुद ही उतार रही थी। मरियम एक ब्राइडल ड्रेस में परी लग रही थी और गाना लगाने में मसरूफ़ थी। मैं तो सज गई रे सजना के लिए, तुम दोनों थोड़ी शर्म करो। लगता भी है कि आज तुम दोनों की शादी है। मलाइका मसीरा की बात सुनकर उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, यार, मैं सारी रात कोशिश करती रही हूँ कि मुझे रोना आ जाए, मगर मजाल है कि रोना तो दूर की बात, मैं तो उदास भी नहीं हो रही। डोंट वरी, हमारे पास इसका भी हल है। रुमान उसे तसल्ली देती है। वो क्या? मुझे भी रोने की एक्टिंग करनी है? मरियम भी पूछना चाह रही थी। ये बस मुझ पर छोड़ दो। रुमान इन दोनों बहनों को तसल्ली देती है कि अरनिया ब्राइडल रूम में आकर कहती है, बारात आ गई, मुझे भी अपनी बारात देखनी है। मलाइका नई फरमाइश पर सना उसे डांटती है। मलाइका, तुम आज दुल्हन बनी हुई हो, इसलिए तुम यहाँ पर मशरक़ की लड़कियों की तरह शर्माओ। मलाइका और मरियम ब्राइडल रूम में बैठी थी और इनके साथ अलिशबा भी थी। बाकी सब बारातियों का इस्तकबाल करने गई थी। शुक्र है कि आज कोई सालियों वाला बोर्ड नहीं लगाया, अयान खुश होकर कहता है। आप अंदर तशरीफ़ तो रखिए, फिर पता भी चल जाएगा। अदीना भी इनकी तरह खुश होकर कहती है। निकाह पहले ही हो चुके थे, इसलिए थोड़ी देर में मलाइका और मरियम को स्टेज पर लाया गया था। मलाइका और मरियम के आते ही लड़कियों ने फिर से तस्वीर बनाना शुरू कर दी थी, जिसमें दूल्हे पीछे पीछे और सालियाँ आगे आगे थे। अर्मिया की नज़र जैसे ही अजान पर पड़ी तो वो सबको आगाह करती है। लड़कियों, वो देखो, अजान बिद बांट रहा है। वो सब दूल्हे और दुल्हनों को वहीं पर छोड़कर अजान के गिर्द घेरा बना लेती हैं। आयाना और सफ़ी शुक्र का कलमा पढ़कर मरियम और मलाइका के साथ बैठ जाते हैं। उसे हवाले कर दो मुशाल बातों में ही मामला बदल लेने को हल करने की कोशिश करती है। बिद लेना को हल करने की कोशिश करती है। ऐसे कैसे? वो त्योरी चढ़ाकर बोलता है। अजान देखो, फ्यूचर में हम तुम्हारी मददगार साबित हो सकते हैं। अर्मिया का इशारा हुरैन की तरफ था। अब हुई ना काम की बात, तुम लोग भी ना भी मांगते मैं तुम लोगों को दे देता। ये मुझे लोगों में बांटने दो। तुम सब के लिए मेरे पास अलग से हैं। हम कैसे यकीन कर लें कि तुम्हारे पास और भी हैं? सना
गारंटी मांगती है। तुम लोग फ्यूचर में मेरी सालियाँ मतलब मेरी मददगार साबित होंगी। क्या मैं तुम सबसे इतना सस्ता मजाक कर सकता हूँ? सोचिएगा भी ना, वरना अपने फ्यूचर का तो बेड़ा गर्क ही समझो। मुझे समझ नहीं आती कौन सा फ्यूचर? अदीना ना समझी से पूछती है। मुझे भी समझ नहीं आती, हुरैन भी मासूम शक्ल बनाकर कहती है। आ जाएगी समझ तुम दोनों को भी। अरमिया इन दोनों को तसल्ली देती है। 4 गिलास दूध के थे, हर गिलास के नीचे 50,000 की पर्ची थी, मगर लड़कियों का कहना था कि हर गिलास की रकम मुख्तलिफ है। ये वाला गिलास मेरा, सैफ़ी अपना गिलास चूज़ करता है। आयान तुम कौन सा लोगे? सना आयान से पूछती है। मैं जी चौथे वाला। दोनों क्लास की रकम 50,000 थी। ये क्या, तुम लोग तो कह रहे थे कि मुख्तलिफ रकम है। आयान सदमे की कैफियत में पूछता है। मुख्तलिफ ही है, मगर 2 क्लासों की सेम है। चलो जल्दी से 1 लाख निकालो। अरमिया उनका बाकी 2 ग्लासों से ध्यान हटाती है। दरख्तों पर पैसे उगते हैं क्या? अजान फिर अपनी टांग अड़ाता है। अजान, क्या तुम्हें अपने फ्यूचर की परवाह नहीं? अरमिया छुपे हुए अल्फाजों में अजान को धमकी देती है। ओ सॉरी, चलो शराफत से 1 लाख रुपए निकालो। लड़कों पहली बात, लड़कियों से दूसरी बात लड़कों से करता है। पहली बात लड़कियों से और दूसरी बात लड़कों से करता है। अजान शायद तो मेरी साइड पर था। सैफ़ी अजान को देखकर बोलता है। भाई मैं तेरी साइड पर था, मगर अब इनकी साइड पर हूँ। हमदान, आप किसकी साइड पर हो? लिशबा मोहब्बत भरी आवाज़ से हमदान से मुखातिब होती है। जहाँ मेरी बेगम वहाँ मैं। इब्राहिम अब वहाँ क्या कर रहे हैं? हमारी साइड पर आइए। मसीरा की बात पर इब्राहिम अब मसीरा की बात इब्राहिम के लिए वार्निंग से कम ना थी। आपका हुक्म सर आंखों पर बेगम। अब सबकी नज़र शामिर पर थी। मुझे क्या देख रहे हो भाई? वैसे भी जीत लड़कियों की होनी है, मैं तो पहले ही इनकी साइड पर चला जाता हूँ। फिर सब हुडिंग करने लग जाते हैं। अयान और सफ़ी एक दूसरे का मुंह देखकर हार मानते हुए पैसे देने लग जाते हैं। खाना खाने के बाद कुछ ही देर में रुखसती का शोर उठता है कि रुमाना स्पीकर पर उदास गाने लगा देती है। बाबिल की दुआएं लेती जाइए, किसकी हरकत है? मलाइका गुस्से से पूछती है। मेरी है, चलो अब रोने लग जाओ। रुमान फ़ख्रिया अंदाज में कहती है। इस पर रोना नहीं, गुस्सा आ रहा है। मरियम भी लाल पीली होती हुई कहती है। जो भी आ रहा है, तुम बस दोनों एक दो आंसू निकाल लो, वरना लोग क्या कहेंगे, कितनी बेशर्म लड़कियां हैं। अरमिया उन्हें रोने का कहती है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। खुदा के लिए इसे बंद करो, वरना मैंने सच में रोने लग जाना है। मलाइका अब रूहानसा आवाज़ में कहती है। रुखसती पर वालिदैन को छोड़कर जाते हुए ना चाहते हुए भी दोनों की आंखों में नम हो जाती हैं। वलीमे की तकरीब एक होटल में थी। मरियम ने लाइट ग्रे और मलाइका ने बेबी पिंक कलर की मैक्सी पहनी हुई थी। आयान और सैफ़ी ने ब्लैक कलर के डिनर सूट पहने हुए थे। बाकी लड़कियों ने नेवी ब्लू कलर की और लड़कों ने मुख्तलिफ रंग की कमीज़ें पहनी हुई थी। सैफ़ी और मलाइका, आयान और मरियम का फ़ोटोशूट हो रहा था, जबकि आयान लड़कियों को खुद की तरफ आता देखता है। मरियम, इनसे कहो कि वापस चली जाए, मुझसे ये लड़कियां बर्दाश्त नहीं होती। अरमिया आयान की बात सुनकर उसे मरियम से दूर करती है। अगर हम बर्दाश्त नहीं है तो आप ज़रा साइड पर हो जाएं। मैं नहीं हूँगा, आयान जैसे फ़ैसला सुनाता है। ठीक है, फिर खड़े रहो। इसी तरह एक बार फिर से आयान और सैफ़ी मुँह लटकाकर साइड पर हो जाते हैं। जब तक उनका बेस्टी शूट ख़त्म नहीं होता, कुछ ही वक्त के बाद खाना खाने के लिए लड़कियां चली जाती है। मलाइका, यार क्या ज़रूरत थी इतनी सारी दोस्तें बनाने की? सैफ़ी शिकवा करता है। सैफ़ी वो मेरे स्कूल टाइम की फ्रेंड्स हैं, मुझे तो दोस्तें कम दुश्मन ज़्यादा लगती हैं। सैफ़ी मिली गुस्सा करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा कुछ नहीं कह रहा तुम्हारी दोस्तों के बारे में। रुमान, मलाइका और मरियम की शादी पर हफ्ते की छुट्टियां पर आई थी। इसी तरह मसीर और इब्राहिम भी मुल्तान थे, इसलिए दानियाल के कहने पर सिर्फ चंद लोगों की मौजूदगी में मंगनी की रस्म अदा की गई थी। दानियाल और उसके वालिदैन भी मुल्तान आ गए थे और मरियम के वलीमे के अगले दिन चंद लोगों में मंगनी की रस्म अदा की गई थी। अलिशबा और हमदान वलीमे की अगली सुबह ही इस्लामाबाद के लिए चले गए थे। मलाइका और मरियम ने मंगनी की रस्म में शिरकत नहीं की थी। रुमान की ज़िद पर इंतहाई सादगी से रस्म अदा की गई थी। इसके बाद मसीरा और इब्राहिम घर वालों के साथ कुछ ही घंटों के बाद इस्लामाबाद के लिए रवाना होने वाले थे। अदीना और समीर ने सुबह इस्लामाबाद के लिए निकलना था। मिशाल और शामिर के साथ घर के लिए रवाना हो गई थी। अब सिर्फ अरमिया और हुरैन ही रुमान के घर पर थी। अरमिया, तुम किसके साथ घर जाओगी? हुरैन पूछती है। बाबा को मैसेज किया है, थोड़ी देर तक कोई लेने आ जाएगा। मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया है, गाड़ी ख़राब हो गई है, मुझे भी साथ ले चलो, ड्राइवर को आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। चलो ठीक है। अरमिया को डीजे लेने आता है। अरमिया पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है और हुरैन पीछे बैठती थी। डीजे तुम्हारी तो लाइट्स ही नहीं है,
तुम्हारा तो लाइसेंस ही नहीं है, फिर तुम क्यों हमें लेने आए हो? अगर रास्ते में हमारा पुलिस वालों से टक्कर हो गया तो? बाबा ने तुम्हें इजाज़त कैसे दे दी? आपी, आप कितना बोलती हैं? हुरैन आपी को देखिए, बिल्कुल इनोसेंट सी हैं। और एक आप अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? अदीना आपी का शौहर किस काम आएगा? और जहाँ तक बाबा की बात है तो उन्होंने ड्राइवर को ही भेजा था, मगर आज मेरा दिल कर रहा था घूमने का, इसीलिए। मोटा, सही से गाड़ी चलाओ। भरी जवानी में मारना है क्या? एक आधा एक्सीडेंट है, इससे ही आपका तो कुछ नहीं होगा, अलबत्ता हुरैन आपी ऊपर होंगे। बातों में सफ़र कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। लो हुरैन आपी, आ गया आपका घर। शुक्रिया डीजे, अल्लाह मुझ जैसे मासूम को आप जैसी बहनें दे, आमीन। हुरैन जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुई, उसके पीछे ही मुर्तज़ा आ जाता है। किसके साथ आ रही हो? मेरी दोस्त थी, उसका छोटा भाई था, हुरैन डरते हुए जवाब देती है। तुम्हारी ये चौंचले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए घर पर रहा करो। पता नहीं चचा ने क्या सोचकर तुम्हारी यूनी में दाखिला करवा दिया। दोबारा मुझे इस लड़के के साथ नज़र ना हो। पता नहीं किस किस के साथ घूमती रहती हो। मुर्तज़ा भाई, वो मेरी दोस्त का भाई था, मुझसे 5-6 साल छोटा ही था। अपनी बकवास बंद करो, मैं कोई सफाई नहीं मांग रहा। भाई किस खुशी में कह रही हो? तुम्हारा मंगेतर हूँ, अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जी। हुरैन सिर्फ इतना कहकर अंदर चली जाती है। हुरैन सीधा नवीद साहब के कमरे में दस्तक देकर इजाज़त मिलते ही अंदर चली जाती है। बाबा, आपने खाना खा लिया? जी मेरी गुड़िया, मैंने खाना खा लिया और अभी दवाएं भी ले ली हैं। हुरैन नवीद साहब के साथ बैठ जाती है। मुर्तज़ा ने फिर कुछ कहा। नवीद साहब हुरैन की शक्ल से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। हुरैन मासूमियत से बाबा की तरफ देखती है। बाबा, वो मुझ पर हमेशा शक करता रहता है और जब मैं बात क्लियर करने की कोशिश करती हूँ तो रौब जमाकर चुप करवा देता है। और अभी मुझसे कह रहा था कि पता नहीं चचा ने क्या सोचा जो मेरा यूनी में एडमिशन करवा दिया। उसके बाद मुझ पर और डीजे पे भी शक कर रहा था। ज़्यादा ना सोचो मेरी गुड़िया, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बाबा, आप हमेशा बड़े बाबा से बात करते हैं, फिर भी मुर्तज़ा नहीं सुधरता। मैं अब और किसी और बारे में बात करूँगा। अब जाओ मेरा बच्चा, जाकर सो जाओ, सुबह इस्लामाबाद के लिए भी रवाना होना है। सना रात 8 बजे हाथ में लेस पकड़े हुए अपनी अम्मी के कमरे में जाती है और बेड के दरमियान में बैठ जाती है। अम्मी, आज तो अब भाई के ससुराल जाने वाली थी, क्या बना? वैसे उसकी शक्ल से लगता है कि कोई ख़ास बात नहीं हुई। क्यों, मेरी शक्ल को क्या हुआ है? आमिर, सना का भाई। सना की बात उसे अच्छी नहीं लगी थी। 2 महीने बाद शादी है इसकी, सबा बेगम, सना की वालदा बताती हैं। अम्मी, मुझे यकीन नहीं आ रहा, इसकी शादी होने वाली है। इसकी, सना उमर का मजाक उड़ाते हुए कहती है। अम्मी, सना को दूसरी बात भी बताएं। अब उमर के चेहरे पर वही सना वाली मुस्कुराहट थी। कौन सी दूसरी बात? सना को खतरे की घंटियां बजती हुई सुनाई देती हैं। मैं सोच रही थी तुम दोनों की इकट्ठी शादी कर दूं। शमीर के घर वालों ने मुझसे कई बार कहा है। सना मज़े से बात को एंजॉय कर रही थी, मगर जब बात खुद पर आई तो उछलने लग जाती हैं। अम्मी, सना बेचारगी से कहती है। अम्मी, उसकी शादी हो गई। अम्मी, इसकी शादी होगी। इसके आमिर मज़े से सना के अल्फाज से वापस लौटाकर कमरे से ही चला जाता है। अम्मी, मुझे नहीं करनी अभी शादी। तुम्हारी आधी दोस्तों की शादी हो गई है। अब मैं तुम दोनों के फ़र्ज से इकट्ठे फारिग होना चाहती हूँ। मैं तो उमर का मजाक बनाने आई थी, अपना ही मजाक बन गया। वो सिर्फ सोचती है। तनवीर हाउस, सब डाइनिंग हॉल में बैठे रात का खाना खा रहे थे। तनवीर साहिब अरमिया से पूछते हैं, बेटा आपने सुबह चले जाना है इस्लामाबाद? जी बाबा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, डीजे के मुंह से बेख्तियार निकला। तुम किस चीज़ का शुक्र अदा कर रहे हो? अरमिया मुंह चढ़ाकर पूछती है। अरमिया के सवाल पर डीजे कहता है, और तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे? अरमिया डीजे को घूरती है, जिस पर वो सिर्फ अपने दांतों की नुमाइश करता है। अब सिर्फ डाइनिंग टेबल पर मिसिस तनवीर, अरमिया और शावेज ही बैठे थे। अरमिया, ये बर्तन तुम उठाओगी? मैं वो मैं वो मैं को लंबा खींचकर कहती है। तुम्हारे अलावा और कौन अरमिया हैं? मिसेस तनवीर की आंखें दिखाने पर जी मैं कर दूंगी कहती है। अरमिया बर्तन किचन में मासी को देकर बाहर आई थी जब उसका सामना शावेज से होता है। मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, मैं अपने कमरे में ही हूँ। जी सर। अरमिया खुद कॉफ़ी बनाने के बजाय नसरीन, जो कि किचन साफ़ कर रही थी, उससे कॉफ़ी बनवा लेती है। अरमिया शावेज़ के कमरे में दाखिल होती है। शावेज़ कमरे की बजाय टेरेस पर खड़ा वहीं देखकर वहीं आ जाती है। आपकी कॉफ़ी। अरमिया शावेज़ की कॉफ़ी देने के बाद बोलती है, सर आप सच में शाहू हो? कोई शक? 7 साल पहले वाली लड़की का बदला लेता है, लड़ाई का बदला लेता रहता है। 7 साल पहले वाली लड़ाई का बदला रहता है मेरा।
तब बचपना था, मैं अभी भी बच्ची हूँ और अपना बदला लेकर ही रहूँगी। वो वाक़ई किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह ज़िद कर रही थी। अर्मिया, मैं तुम्हारा सर हूँ, कोई अपने सर से भी बदला लेता है और बच्चे रोमांटिक नावल नहीं पढ़ते। आप तो फिर माशाल्लाह, तुमने मुझे लास्ट टाइम कीचड़ में धक्का दिया था। तुम? ओहो! मेरा मतलब आपने। मैंने जानबूझकर नहीं किया था। प्रोफ़ेसर बनने से पहले आपको पता था कि मैं आपकी कुछ लगती हूँ? कुछ लगती होगा क्या मतलब? वही कि आपकी कज़न। कज़न का तो पता नहीं मगर मनकूहा का पता था। पहले क्यों नहीं बताया कि आप शाहू हैं? आर्मिया के हर सवाल का जो शावेज़ के पास जवाब तैयार था। मैं चाहता था कि तुम खुद मुझे पहचानो, मगर तुम्हें अपने नॉवेल्स के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। आप हर वक्त मेरे नॉवेल्स के दुश्मन बने रहते हैं। सुबह तैयार रहना, इस्लामाबाद इकट्ठे चलेंगे। और चलो जाओ यहाँ से। नवीद साहब अपने बड़े भाई को इनकार कर देता है। उसकी बेटी की शादी मुर्तज़ा से नहीं होगी। पहले तो बिलाल साहब गुस्से में आ जाते हैं, फिर नवीद साहब आराम से समझाते हैं, भाई आपका बेटा मेरी बेटी से उम्र में काफ़ी बड़ा है और मुझे नहीं लगता ये ज़बरदस्ती के रिश्ते आगे चल जाएंगे। क्या हुरैन ने इस रिश्ते से मना किया है? बिलाल साहब के पूछने पर नवीद साहब कहते हैं, उसको तो इस बारे में पता भी नहीं। आप और मैं दोनों जानते हैं कि मुर्तज़ा का हुरैन से कैसा रवैया है, इसीलिए अब अपनी ज़िद को छोड़कर मुर्तज़ा की पसंद की लड़की से शादी करवा दें। पहले मुझे लगा शायद ये रिश्ता हम दोनों भाइयों को कभी अलग नहीं होने देगा। हुरैन मेरी भी बेटी है, इसलिए मैं इसकी ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को शामिल नहीं करूँगा जिसके लिए मेरी बेटी अनचाही बीवी बने। बिलाल साहब अपनी भाई की कैफियत समझते हुए कहता है, शुक्रिया भाई। नवीद साहब खुश होकर उनके गले लग जाते हैं। मलाइका और सफ़ी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए थे। मरियम और अयान 1-2 महीने मुल्तान में रहने थे। बाकी सब ने यूं ही जाना शुरू कर दिया था। अर्मिया और रुमान, सना, मिशाल और हुरैन हॉस्टल से यूं ही जाते हुए वापस आपस में बातें कर रही थी। पहले मैं बड़ी परेशान थी कि शाहू से मेरी शादी होगी, मगर जब पता चला कि मेरा शाह इतना हैंडसम है, मैं अपनी सोच पर लानत भेजती हूँ। और वही शाहू तुम्हारे नॉवेल्स का जानी दुश्मन है। मिशाल ने गोया अहम बात खिलवानी चाहिए, बाद में देखी जाएगी। अर्मिया बेफिक्री से है। मुझे बात याद आई, अम्मी ने कहा था 2 महीने बाद भाई के साथ मेरी भी शादी है। सना शौकी और गम की मिलीजुली कैफियत से कहती है, लो भाई, ये भी साजन के घर चली जाएगी। अलमिया सना को छेड़ने की कोशिश करती है, अभी वक्त पड़ा है, और सना उसकी कोशिश पर पानी फेर देती है। इतनी देर पर रुमान के मोबाइल पर मैसेज ट्यून बजती है। अजान। मुझे हुरैन के बारे में बात करनी है। रूमी। शाम 5 बजे के साथ वाले कैफ़े में मिलते हैं। यूनी के साथ वाले कैफ़े में मिलते हैं। किसका मैसेज है? मिशाल पूछती है। बाद में बताऊंगी, अभी चलो। शाम को रुमान, अर्मिया, सना और मिशाल यूनी के साथ वाले कैफ़े में अजान से मिलने जाती हैं। हुरैन के लाख पूछने पर उन्होंने नहीं बताया और उसे ज़बरदस्ती हॉस्टल छोड़कर चलेंगी। वो सब कैफ़े पहुँचते ही अज़ान को देख लेती हैं और अरमिया कहती है, आज तो बड़े लोगों ने हमें याद किया है, हम जैसे गरीब लोगों को तशरीफ़ रखिए। अगर आप ना भी कहते तो हम बैठ जाते। मिशाल ने गोया उसकी इस ऑफ़र की कदर ही ना की। सीधे मुद्दे पर आओ, क्यों याद फरमाया हमें? रोमान ने तो अपना अंदाज़ गुफ्तगू ही बदल लिया था। कुछ खाने को भी मंगवा लो, भूख में मेरा दिमाग काम नहीं करता। मलाइका की ड्यूटी आज सना पूरी कर रही थी। अभी तो मैंने काम की बात की ही नहीं और तुम सब नखरे दिखा रही हो। हमारे नखरे उठाओ, तुम्हारा काम चुटकियों में हो जाएगा। अरमिया का अंदाज़ तवीज़ वाले बाबा वाला था। मैं हुरैन को पसंद करता हूँ और डायरेक्ट उसके घर रिश्ता भेजना चाहता हूँ। तो हमें क्यों बता रहे हो? मिशाल पूछती है। ये तो ठूंसने के लिए। वो सैंडविच की तरफ इशारा करते हुए उकताए हुए लहजे में कहता है, ये तो हम खा ही रहे हैं, तुम अपना मतलब बताओ। रुमान कहती है, मुझे हुरैन के बारे में जानना है, मतलब उसकी कहीं कोई बात पक्की तो नहीं हुई? इसके ताया का बेटा है, उसके साथ तय है, मगर इस रिश्ते से कोई भी खुश नहीं है। मुर्तज़ा भाई किसी और को पसंद करते हैं, मगर हुरैन के ताया ने उनका रिश्ता तय कर दिया था। सना उसे हुरैन के बारे में बताती है। अब मुझे क्या करना चाहिए? वो उदास लहजे में मशवरा मांगता है। तुम्हें अम, तुम्हें एक बार रिश्ता लेकर जाना चाहिए। क्या पता बात बन जाए। विशाल उसका हौसला बढ़ाती है। जब रिश्ता लेकर जाओ तो सैफ़ी को अपने साथ रखना। अंकल नवीद सैफ़ी को अच्छे से जानते हैं और हुरैन से इस बारे में बिल्कुल बात ना करना। रुमान भी उसे मशवरा देती है। तुम बिल पे करवाओ, अब हमें चलना चाहिए। अमिया उठते हुए कहती है। मलाइका और मरियम के अलावा सारी लड़कियां कैंटीन के दरवाजे पर खड़े होकर पैसे इकट्ठे कर रही थी। चलो, मुझे तो पैसे में गिनती हूँ। अमिया उनसे पैसे मांगती है। हमने तो 100-100 रुपये दिए हैं,
तुमने कितने दिए हैं? रुमान अरमिया को मशकूक नज़रों से देखती है। आज हम अपने पैसों की चीज़ खाएंगे, कितना मज़ा आएगा, हदीना खुश होकर कहती है। अरमिया उनसे पैसे लेकर 120 की स्पीड से ग्राउंड की तरफ दौड़ती है। हमारे पैसे, मसीरा चीखी। अरमिया उनके पैसे लेकर आगे आ गई और बाकी सब उसके पीछे पीछे होती हैं। अरमिया रुक जाओ, विशाल उसे रुकने का कहती है। अरमिया जो अपने ध्यान से भाग रही थी, सामने सर शावेज को खड़ा देखकर ब्रेक लगाती है और इसके लिए रुक जाने पर अरमिया को रुमान धक्का देती है। इस तरह बाकी सब भी बारी बारी अरमिया के ऊपर गिर जाती हैं। सबसे नीचे अरमिया के ऊपर रुमान, फिर सना, मिशाल, अदीना और मसीरा थी। अलिशबा और हुरैन जो कि आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, अरमिया के साथ हाथ से पैसे लेकर कैंटीन में चली जाती हैं। ओ उठ जाओ मोटियो, मेरा कीमा बन गया। तुम्हें किसने कहा था यूं ब्रेक लगाने को? रुमान पूछती है। वो सामने देखो, मेरा मजाजी खुदा खड़ा है, वो अभी भी तुम्हें देख रहा है, मिशाल उसे याद दिलवाती है। इतने में शामिर उनकी तरफ आता है और सना को हाथ की मदद से खड़ा करता है। तुम क्यों पागलों की तरह भाग रही थी? मेरे 100 रुपये लेकर भाग रही थी ये। 100 रुपये के लिए? हाँ, तो मेरी अपनी ज़ाती पैसे थे। इन सबको छोड़ो, ये बताओ कुछ और पता चला हमारे बारे में? नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता चला। सच में तुम्हें कुछ नहीं पता चला? रुक कर उसकी आंखों में देखकर कहता है। यूं तो ना देखें। शामिर के यूं देखने पर वो घबरा कर कहती है। फिर भी वो देखता रहता है। अच्छा ठीक है, मुझे पता है, अब तो देखना बंद करे। वो मुस्कुराकर कैंटीन में इसे ले जाते हैं। कैंटीन में उसे लेकर चला जाता है। अरमिया सबको खुद पर से उठाकर अपने कपड़े झाड़ने के बाद शावेज की तरफ देखती है, जो कि उसे ही देख रहा था। अरमिया अपने दांतों की नुमाइश करवाकर फिर से कैंटीन की तरफ दौड़ लगाती है कि बाकी सभी उससे पैसे लेकर कैंटीन में थी। शावेज उसे देखकर गुस्सा से आपस में दांत पीसता है। ये लड़की भी कभी नहीं सुधरेगी। कुछ हफ्ते बाद सब लड़कियां ग्राउंड में बैठकर ग्रुप स्टडी कर रही थी। ठीक 2 दिन बाद उनके एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे। मुझसे इतना सारा नहीं पढ़ा जा रहा। अरमिया तंग आकर किताबें साइड पर रख देती है। काश मैं शादी के बाद इतनी छुट्टियां ना लेती। मलाइका अफसरदगी से कहती है। मरियम, हमारे तो इस सब्जेक्ट्स के 3 चैप्टर्स थे, ये 2 कहाँ से आ गए? अदीना मैडम, जब तुम अपनी शादी इंजॉय कर रही थी ना, तब नाजिल हुए थे ये 2 चैप्टर्स। शुक्र है मेरी शादी से पहले ही पेपर्स हैं, वरना बाद में मेरे एक हाथ में मेकअप ब्रश होता और दूसरे हाथ में किताब। सना बड़ी खुश थी कि शादी से पहले उसके इम्तहानात हो जाएंगे। चुप भी कर जाओ, जितना भी याद करो सब निकल आ जा रहा है, विशाली ने चुप करवाती है। अजान सैफ़ी और अजान के वालिद हुरैन के घर के बाहर खड़े बेल बजा रहे थे। नवीद साहब दरवाज़ा खोलने के बाद सलाम करते हैं। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे थे जब मुलाजमा चाय के साथ दीगर लवाजमात लेकर दाखिल हुई। फिर सबको चाय देने के बाद चली जाती है। सैफ़ी बेटा, कैसा चल रहा है बिज़नेस? सब ज़बरदस्त चल रहा है। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का करम है, अब तो सेहत सही सलामत हूँ। सैफ़ी मिसिस हाशिम को इशारा करता है कि वो बात का आगाज़ करें। भाई साहब, हम आपके पास बहुत ही ज़रूरी काम से आए हैं। जी बहन, फरमाइए। मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर करूँगा। मैंने सैफ़ी की शादी पर आपकी बेटी हुरैन को देखा था। मुझे वो बच्ची बहुत पसंद आई। मैं अपने अज़ान के लिए आपकी बेटी हुरैन का रिश्ता लेकर आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। सैफ़ी बहुत ही सुलझा हुआ बच्चा है, ये बिल्कुल अपने बाप की तरह यकीन अज़ान को यकीनन अज़ान की भी सोहबत ऐसी ही होगी, मगर मैं रिश्ता तय करने से पहले कुछ वक्त लूँगा। जी भाई, ज़रूर, आपका हक़ है, मगर मैं एक बात पहले ही बता देता हूँ ताकि बाद में कोई मुश्किल ना हो। दरअसल कुछ वक्त पहले ही हुरैना और उनके तायाज़ाद का रिश्ता ख़त्म हुआ है। इस रिश्ते को 6 महीने हो गए थे, मगर मेरे नज़रिए में हुरैन और इसके तायाज़ाद का कोई जोड़ नहीं था। वो रिश्ता बेजान था, इसलिए कुछ वक्त पहले ही मैंने वो रिश्ता ख़त्म किया है। नवीद साहब की बात ख़त्म होने के बाद मिसेस हाशिम बोलती हैं। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में हुरैन की मर्ज़ी से रिश्ता करना चाहता हूँ। अगर उसे कोई एतराज़ नहीं तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। जी ज़रूर। मलाइका घर आने के बाद पूरे घर में सैफ़ी को ढूंढती है, मगर उसे वो नहीं मिलता। फिर खाना खाने के बाद कमरे में जाकर पढ़ने बैठ जाती है। परसों पेपर होने की वजह से उसे वक्त का अंदाज़ा भी ना हुआ कि वो कब से पढ़ने में मसरूफ़ थी। उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। वो गर्दन सीधी करके टेरेस की तरफ देखती है, जो कि रात की तारीकी में डूबा हुआ था। ये एहसास ही जानलेवा था कि रात के इस वक्त अकेली घर में रहना। फिर ये महसूस हुआ कि कोई और भी मौजूद है। मलाइका को अपनी हिफाजत करने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता नज़र आता था। वो और फिर वो हलक के बल चीखती है। फिर उसने चीखना शुरू ही किया था कि कोई उसके चेहरे पर भारी हाथ रखकर उसकी चीख का गला घोंट देता है और मिली के कान के पास जानी पहचानी आवाज़ टकराई। सबको तंग करने वाले खुद बुज़दिल हैं, किसी को पता लगा तो कैसा लगेगा? मलाइका बगैर कोई मज़ाहमत के रोना शुरू कर देती है। सैफ़ी को अपने हाथ पर नमी महसूस होती है तो मलाइका का रुख अपनी जानिब करता है। उफ़ यार, अब इतनी सी बात पर कौन रोता है?
आप शुरू दिन से ही मुझे ऐसे डराते रहते हैं। मैंने एग्ज़ाम्स के बाद पक्का पक्का मुल्तान शिफ्ट हो जाना है। अम्मी के पास वो रोते हुए बोलती है। इसके इस तरह बोलने पर सैफ़ी के चेहरे पर एक पुरस्रार मुस्कुराहट आ जाती है। उसे अपने सीने से लगाकर उसके बाल सहलाने लग जाता है। जिस तरह तुम्हें मेरे अलावा सबके साथ शरारत होती है, इसी तरह मुझे भी तुम्हें डराने में इतना ही मज़ा आता है। आपको किसने कहा था कि मैं शरारत करती हूँ? मैं तो बहुत मासूम हूँ। वो उससे दूर होते हुए कहती है। अल्लाह ने मुझे एक की बजाय 8-9 सालियाँ दी हैं। मलाइका के चुप होने पर वो 9 टॉपिक चेंज करते हुए सैफ़ी अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आज फिर से मलाइका ने मुल्तान चले जाने की धमकी देनी शुरू कर दी थी, जो कि रोज़ का मामूल था। उनका आज सेकंड लास्ट पेपर था। मिशाल, सना, मिल्ली और हुरैन सब हॉल से बाहर आ रही थी। हुरैन सब ठीक तो है ना? मिशाल हुरैन से पूछती है। पापा का फ़ोन आया था रात को। फिर उसने मुंह बनाने वाली कौन सी बात है? मलाइका को कुछ समझ नहीं आई थी, इसलिए पूछती है। वो चारों ग्राउंड में बैठ जाती हैं, जहाँ पहले ही बाकी लड़कियां किताब खोले बैठी थी। तुम लोगों को अंदाज़ा भी नहीं है कि बाबा ने क्या कहा। कहीं तुम्हारी इस मुर्तज़ा से शादी तो नहीं तय कर दी? रुमान अंदाज़ा लगाती है। हुरैन, अगर तुम अपने लिए पहले ही स्टैंड ले लेती तो ये दिन ना देखना पड़ता। मरियम मशवरा देती है। क्यों? तुमने आज के दिन को स्कैप करवाना था क्या? क्या मरियम के मशवरे में से ये अ, नफीस निकालती है? तुम लोग तो चुप कर जाओ। हुरैन, तुम बताओ बिल्कुल अंकल ने क्या कहा है? मसीरा इन्हें चुप करवाती है। बाबा ने मेरा और मुर्तज़ा का रिश्ता ख़त्म कर दिया और मुर्तज़ा भाई की पसंद की लड़की से उसका रिश्ता तय हो गया है। हाय अल्लाह, अब कहीं तुम्हें इस मुर्तज़ा से मोहब्बत तो नहीं होगी? अदीना हुरैन के चेहरे से अंदाज़ा लगाकर कहती है। सच में? हुरैन, तुम मुर्तज़ा से अलिशबा को भी अदीना की तरह लगा। नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। पापा ने बताया कि मेरे लिए भी एक रिश्ता आया है और बाबा को काफ़ी हद तक वो फैमिली पसंद आई है। मुझे कहा है कि आज लड़के से एक बार मिल लूँ, आखिरी फ़ैसला मेरा ही होगा। फिर इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? मसीरा कहती है। आज ही मुझे उससे मिलने जाना है, मुझे अकेले नहीं जाना। कुछ भी नहीं होता हुरैन, अगर अंकल ने कहा है कि वो लड़का अच्छा है तो यकीनन अच्छा ही होगा। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। विशाल उसे हौसला देती है। इतनी देर में हमदान और अयान दोनों वहाँ आते हैं। अलिशबा, घर चलें? हमदान पूछता है। जी चलें। इसी तरह मरियम भी उनके साथ चली जाती है। बाकी 8 लड़कियां गेट पर पहुँचती हैं तो वहाँ सैफ़ी, इब्राहिम, समीर अपनी अपनी बेगमात को लेने आए हुए थे। हमारे नसीब में ही ये तन्हाई का सफ़र लिखा है, मिशाल पैदल चलते हुए कहती है। शायद तुमने खुद ही आंटी को मना करके इस सफ़र का इंतखाब किया है। सना उसकी बात सुनकर जवाब देती है। यार, डायलॉग मार रही थी। मिशाल मुंह बनाकर कहती है। मैं भी कहूँ, तुम इतनी सीरियस कैसे हो गई? कि रुमान उसकी असल बात सुनकर कहती है। हुरैन, मैं आज तुम्हें खुद तैयार करवाऊंगी। अरमिया कहती है। नहीं, मैं सादगी में ही ठीक हूँ। कितनी बोरिंग हो तुम। और एक वो है अजान। क्या कहा तुमने? शायद हुरैन ने अरमिया की बात सुन ली थी। कुछ नहीं, मैं बस तुम्हारे कान कुछ ज़्यादा ही सुनते हैं। हुरैन शाम को तैयार खड़ी थी जब रुमान के मोबाइल पर अजान का मैसेज आया। अजान, मेरी मुस्तकबिल की बेगम को बाहर भेजो। रूमी, ओके। हुरैन, वो जो बाहर ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है, काले शीशे वाली, इसमें जाना है तुमने। तुम्हें कैसे पता? रुमान के बताने पर हुरैन पूछती है। बाद में पता चल जाएगा, अभी जाओ। हुरैन रुमान की बताई हुई गाड़ी में पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। उसके बैठते ही अजान गाड़ी स्टार्ट करता है। हुरैन को तो पहले हिम्मत भी नहीं हुई थी। अपनी सारी हिम्मत जमा करके अजान की तरफ देखती है और बोलती है। आप क्यों लेने आए मुझे? सीधी सी बात है, तुमने अपने फ्यूचर हस्बैंड के साथ ही जाना था और मैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ, इसलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। बाबा आपकी बात कर रहे थे? ऑफ कोर्स। हुरैन और अजान एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे जब अजान हुरैन का चश्मा उतार लेता है। हुरैन अजान की इस हरकत पर सिर्फ उसे देखती रहती है। यूँ ना देखो मुझे, तुम्हारा ये चश्मा मुझे पसंद है, बल्कि तुम्हारे फेस पर भी अच्छा लगता है। मगर जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो दिल करता है तुम्हारी आंखों में देखता रहूँ और तुम भी मुझे देखती रहो। और मुझे पता है तुमसे ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं इसे पहनकर महसूस करता हूँ कि तुम मुझे देख रही हो। इस इंसान का अपना ही लॉजिक है, वो सिर्फ वही जानता है। और वो ये बैठी सोच रही थी। हमदान रात का डिनर खुद बनाता है, फिर डाइनिंग टेबल सजाकर कमरे में अलिशबा को बुलाने जाता है। हमदान कमरे में दाखिल होता है मगर सामने का मंजर उसे चौंका देता है। अलिशबा अपनी किताबें फैलाए खुद रोने में मसरूफ़ थी। क्या हुआ अलिशबा? तुम रो क्यों रही हो? कहीं डॉक्टर की ज़रूरत तो नहीं? मगर अभी तो 6 महीने हुए हैं यार। रोना बंद करो, मुझे टेंशन हो रही है। कुछ तो बोलो। हमदान परेशान होकर जो मुंह में आया बोलने लग जाता है। चुप कर जाओ हमदान। इन सब ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें
ही थी कि शादी जल्दी कर दी जाए, कुछ वक्त के लिए सब्र कर लेते तो अब मैं सुकून से पेपर्स दे रही होती। और वो तो तुम अब भी दे सकती हो, सारे काम तो मैं ही करता हूँ। मुझे ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? मैंने थोड़ी कहा था काम करने को। मुझे आज गुस्सा आ रहा है और रोने में भी बहुत दिल कर रहा है। रोते हुए बताती है। हमदान को अब पूरी बात समझ आती है कि एक बार डॉक्टर ने हमदान को बताया था कि इस हालत में वो इमोशनल हो जाया करेगी। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर रोने को दिल कर रहा है तो रो लो, मैं यही तुम्हारे साथ बैठा हूँ। मुझे साथ गुस्सा भी आ रहा है, चले जाओ वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी। रिलैक्स बेगम, कल आखिरी पेपर है, इसके बाद हम खैबर पख्तूनख्वा चले जाएंगे कुछ वक्त के लिए। सच कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। वैसे मानना पड़ेगा, तुमसे सीधे आप पर सिर्फ अपने मतलब की बात करने पर आती हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और मुझे तुम्हारा गुस्सा कम करना भी आता है। अच्छा अब चलो, खाना ठंडा हो रहा है। मसीरा अभी अभी आखिरी पेपर की तैयारी करके कमरे में आई थी जहाँ इब्राहिम पहले ही मौजूद था। वो एक नज़र इब्राहिम को देखकर ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठ जाती है और अपने हाथों पर लोशन लगाना शुरू कर देती है। मसीरा, तुम्हें पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? जब तक आप बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? कल तुम्हारा आखिरी पेपर है, तो क्यों ना हम कहीं घूमने जाए? किस खुशी में? मैं अभी तक बहुत सारा रेस्ट करूँगी। तुम्हारे साथ मसला क्या है? जब भी कोई प्रोग्राम बनाता हो तुम कैंसिल कर देती हो। जब तक यूनी कंप्लीट नहीं हो जाती ऐसे ही चलेगी हमारी लाइफ। वजह? इब्राहिम की ये बात पसंद नहीं आई थी इसलिए पूछता है। वजह भी आप ही हैं। जब हमारा दूसरी बार सबके दरमियान निकाह हुआ था तब ये बात तय हुई थी कि शादी 2 साल बाद होगी, मगर आपको ही कोई मसला था इसलिए मज़ीद कोई प्लान ना बनाइए। इसमें आपकी ही बेहतरी है। देखो बसीरा, अब तो सैफ़ी और अयान ने भी शादी कर ली है और जल्दी शामिर करने वाला है, तो इन सब ने कौन सा पूरे 2 साल इंतज़ार किया है? इसकी वजह भी आप हैं। अगर आप अपनी सास के आगे मासूम ना बनते तो आप वो भी दुल्हा ना बनते, और आप उन्हें मशवरा ना देते तो वो भी अपनी सासू माँ को इंतहाई मासूम दामाद बनने की ना कोशिश करते। मसीरा अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रखकर लड़ाका औरतों की तरह जवाब मांग रही थी। यार बेचारों ने मशवरा मांगा था इसलिए मैंने दे दिया। इसका मतलब है आपने सच में उन्हें मशवरा दिया था। अपने शौहर की काबिलियत पर कोई शक नहीं? शक तो नहीं है, आप पक्का यकीन हो गया है। मसीरा, थोड़ी देर बाद इब्राहिम उसे प्यार से पुकारता है। मसीरा भी उसी के अंदाज में जवाब देती है। वैसे तुम लड़ाका बीवी साबित हुई हो। क्या कहा? मसीरा त्योरी चढ़ाकर पूछती है। मेरा मतलब इनोसेंट वाइफ हो। खूब समझती हूँ मैं। ये तो और भी अच्छी बात है। इब्राहिम, वो चीखी थी। वो ड्रेसिंग टेबल से लिपस्टिक उठाकर इब्राहिम की तरफ उछालती है। हाँ लड़की, शर्म नहीं आती अपने मासूम शौहर पर तशद्दुद करते हुए? कौन सा तशद्दुद हो गया मेरे मासूम से शौहर पर? वो भी उसी अंदाज में पूछती है। ये वाला वो लिपस्टिक को आगे करता है। मुझे सोना है। इब्राहिम वो इसकी बात किसी खातर में ना लाते हुए कहती है। लगता है एक बार फिर से मुझ मासूम दामाद बनना होगा ताकि सासू माँ अपनी बेटी को कोई अक्ल दे दे। इब्राहिम, अगर ऐसा कुछ भी किया तो फिर 6 महीने के आगे जो प्लान्स बनाओगे उसे भी भूल जाओ। ज़ालिम औरत। इब्राहिम उसे खिताब देते हुए अपनी तरफ मुंह करके सो जाता है। क्या कहा? कुछ नहीं, सो जाओ। पेपर है तुम्हारा। अदीना सुबह तैयार होकर यूनी जाने के लिए तैयार खड़ी थी। समीर, और कितनी देर है? आप ही जाओ, आज मेरा आखिरी पेपर है, सुकून मिल जाएगा। समीर के बाहर आते ही दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। समीर अदीना से पूछता है, फिर बताओ पेपर्स के बाद क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आप तो कहीं लेकर ही नहीं जाते, इसलिए इस बार सना की शादी को एंजॉय करना है। ये भी अच्छा है। हर छुट्टियों पर तुम्हें लड़कियों के लिए कोई ना कोई इवेंट तैयार रहता है। मैं इसको बता रही हूँ मेरी यूनी ख़त्म मैं आपको बता रही हूँ मेरी यूनी होने वाली है। इसके बाद मैं जहाँ कहूँगी वहाँ घूमने जाएंगे। अब आपकी बात अब आपके पास बहुत कम वक्त रह गया है। जैसे आपकी मर्ज़ी बेगम। हाय अल्लाह, ऐसे तो ना कहे, मुझे शर्म आती है। अदीना अपना हाथों में मुँह छिपा कर कहती है। समीर उसकी बात पर मुस्कुराता है और यूनी छोड़कर खुद पुलिस स्टेशन चला जाता है। आज उनका आखिरी पेपर था इसलिए सभी खुश थे। मैं खैबर पख्तूनख्वा जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी। मेरी शादी पर भी नहीं आओगी? अलिशबा की बात सुनकर सना पूछती है। मैं आना चाहती हूँ मगर मैं इस कंडीशन में घर वालों से दूर भी नहीं रहना चाहती। अभी तो यूनी में तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर रहता है और किस तरह करोगी? मसीरा पूछती है। इसमें हमदान मेरी मदद करेगा। पेपर से 1 महीने पहले आ जाऊँगी। मेरा रिश्ता भी तय हो गया है। अजान से बाबा ने कहा है कि मुर्तज़ा भाई की शादी के साथ ही मेरी भी कर दी जाएगी, हुरैन बताती है। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। मुझसे मज़ीद इस्लामाबाद में रहना मुश्किल है,
लगता है हमारा छोटू मम्मा को तंग करता है। अरमिया की बात पर सब हंसने लग जाती है। हमदान, हम कल सुबह ही रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल, मैं तो घर भी फ़ोन करके बता दिया है। हमदान, मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने फ़ैसला कर लिया है, जब लास्ट सेमेस्टर के पेपर होंगे तब आ जाऊँगी। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूँगा? मैं तो यूनी भी तुम्हारी वजह से आता था। अब भी मेरी वजह से जाओगे और वहाँ से लेक्चर लेने के बाद रात को मुझे क्लास दिया करोगे। मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ ही वहीं रहूँगा। हमदान, आपने वापस आना है, अब मुझे गुस्सा ना दिलाओ। अच्छा ठीक है, रिलैक्स रहो। एक हफ्ते बाद सना की माई और मेहंदी की रस्म के बाद आज उनकी रुखसती थी। सब लड़कियां ब्राइडल रूम में सना के पास बैठी थीं। उसे शामिर के नाम से छेड़ रही थी। अलिशा ने शादी में शिरकत नहीं की थी, मगर हर इवेंट में वीडियो कॉल पर बात करवा दी गई थी। इतनी देर में डीजे बगैर दस्तक दिए रूम में दाखिल हुआ। बारात आ गई है, चलो जल्दी करो। सना के पास कुछ देर के लिए उसकी कज़न्स रुक जाती हैं, जबकि बाकी सारी लड़कियां ब्राइडल रूम से बाहर निकल जाती हैं। लड़कियां बारात के इस्तकबाल के लिए जाती हैं, बड़ों के हाथ में फूलों की हार, जबकि लड़कियों के पास फूलों की प्लेट्स थी। शामिर के साथ उसके वालिदैन और कुछ लड़के थे, उनके पीछे बाराती थे। शामिर और उसके वालिदैन जब तक सबसे मिलते हैं, इतने में ही बाकी लड़कियां शामिर से आगे हो जाती हैं और हुक्म देती हैं, चलो लड़कियों, हम सब के ऊपर फूल फेंक कर फूल की बारिश करो। अयान हुक्म देता है। मरियम तो बाकायदा अपनी आधी प्लेट अयान के ऊपर डाल देती है। मरियम रुक जाओ, दूल्हे को अंदर तो आने दो। इशारों से रोकती है। मेरा दूल्हा तो अंदर आ गया है। इतनी देर में शामिर भी आ जाता है, मगर अब की बार लड़कियां शामिर के ऊपर फूल डालने की बजाय बारातियों पर डाल देती हैं। सालियों, मुझ पर भी फूल फेंको यार, कोई दूल्हे वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। उसकी बात पर सब बड़े छोटे हजरात हंसने लग जाते हैं। फिर बकौल शामिर के सब उस पर फूल फेंक देती हैं। सना ब्राइडल रूम में बैठी नर्वस हो रही थी जब बाकी सब लड़कियां अंदर आ जाती हैं और आते साथ ही, चलो भाई उठो सना के रिश्तेदार, अब हमारा टाइम है। सना, लोग कहते हैं कि दूल्हा दुल्हन को देखकर बेहोश होने के करीब होता है, मगर आज दुल्हन की बारी है बेहोश होने की। रुमान की बात सुनकर सना खुद को आईने में देखती है और पूछती है, क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मेरी जान, तुम भी बहुत हसीन लग रही हो। मसीरा उसे हौसला देती है। इस साल का बेहतरीन कपल सना शामिर का होगा। हुरैन की बात पर सना शर्माने लग जाती है। माशाल्लाह, देखो तो सही, लड़की ब्लश कर रही है। अदीना की बात पर मलाइका कहती है, तुम्हें अपनी शादी पर जो नहीं शर्म आई तो क्या कोई भी ना शर्माए? अदीना, मुझे शर्माना आता है, कहो तो शर्मा कर दिखाऊं? बस रहने दो, बस रहने दो, अब मेरी भी थोड़ी सी तारीफ़ कर दो। अरमिया इन दोनों को अपनी तारीफ़ करने का कहती हैं। क्यों, तुम्हारे इस जल्लाद शावेज़ ने नहीं की? मरियम हंसने लग जाती है। उन्होंने तो मुझे देखा ही नहीं। अच्छा है ना कि नहीं देखा? मलाइका कहती है। क्यों? अरमिया, क्योंकि जब जो अब मसीर जवाब मसीरा देते हुए कहती है। अरमिया का जवाब मसीरा देकर कहती है, इसका मतलब है कि तुम इतनी हसीन लग रही हो कि वो तुम्हारे पल्लू से ही बनकर रह जाए। अरमिया शर्माने की कोशिश कर रही थी कि तब अदीना कहती है, अब तुम ना शर्माओ। इतनी देर में सबा बेगम लड़कियों को सना को बाहर लाने का बोलती हैं और ख़ुद सना से मिलकर बाहर चल जाती हैं। सना की दाएं जानिब विशाल, मलाइका, मसीरा और रुमान थी, जबकि बाएं जानिब मरियम, मदीना और हुरैन थी। सना इन सबके हमरा सर झुकाए शर्माते हुए सीधा शामिर को अपने दिल में उतरते हुए महसूस हुई। सना स्टेज के करीब पहुंचकर सर उठाकर उसे देखती है, जिसने उसे हाथ की मदद फराहम की हुई थी। शमीर काली शेरवानी और सर पर हमरंग कुल्ला के साथ इस महफिल का शहजादा लग रहा था। शमीर अपना हाथ आगे करता है और सना उसके हाथ के सहारे स्टेज पर आती है और उसके साथ बैठ जाती है। आज सना के भाई का वलीमा भी था। सना और शमीर दोनों एक साथ इतने हसीन लग रहे थे कि आज किसी भी लड़की का दिल नहीं कर रहा था कि वो इन दोनों को तंग करे। ऐसे कैसे तंग नहीं करने का दिल? तुम सबका मुझे मेरी शादी भूली नहीं है। अयान की बात सुनकर सैफ़ी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। जी बिल्कुल, अब तो सही वक्त आया है इंसाफ करने का। तुम दोनों को तंग करने के लिए हमें तुम्हारी बीवियों ने कहा था, मिशाल उन्हें बताती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, इधर देखो तो सही, कितना अच्छा कपल लग रहा है। अरमिया का इशारा स्टेज पर होता है, जहाँ पर शमीर सना के कान में कोई सरगोशी करता है और वो इस बात पर ब्लश करती है और मुस्कुराकर सर झुका लेती है। सबके मुंह से बेख्तियार माशाल्लाह निकलता है। बेगम, आपका क्या हुक्म है मेरे लिए? इब्राहिम मसीरा के करीब होकर पूछता है। इब्राहिम, आप ऐसे तो ना बोलें, किसी और ने सुन लिया तो यही कहेंगे कि आप जन मुरीद हैं, और कहने से क्या होता है, वो तो मैं हूँ। अच्छा अच्छा, बस इतना ही काफ़ी है, मसीरा मुस्कुरा कर कहती है।
शामिर को लड़कों ने तंग करने की बहुत कोशिश की, मगर लड़कियों के होते हुए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो शामिर को तंग कर सके। लड़कों ने बाद में तंग करने का प्रोग्राम बना लिया, जो कि लड़कियों को पता लग गया और उनकी कर्म नवाजी से भी वो फेल हो गए। कुछ ही देर में खाना खाया गया। इतनी देर में सना का ब्राइडल शूट शुरू हो गया। रुखसती से कुछ देर पहले लड़कियों ने तमीज़ का मुजाहरा करते हुए सना और शमीर के साथ तस्वीरें बना ली। फिर लड़के भी बारी बारी शामिल हो गए। इसी तरह एक और यादगार लम्हा तस्वीर में कैद हो गया। रुखसती एक वो लम्हा होता है जिसमें लड़की चाहे कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, मगर अपने घर को छोड़कर चले जाना, जिसमें आधी ज़िंदगी गुजारी हो, वो बहुत ही दर्द भरा लम्हा होता है। और अब सना उसी लम्हे के ज़ेरे असर दोस्तों के शरारत करने के बावजूद रो रही थी। आखिर में सबा बेगम भी उसे चुप करवाती हैं। मेरी गुड़िया, चुप कर जाओ। देखो, तुम्हारे रोने पर तुम्हारी दोस्तों की शक्लें भी रोने वाली हो गई हैं। सना अपनी अम्मी की बात पर सब पर नज़र दौड़ाती है और सबको रोने की तैयारी में देखकर मुस्कुरा देती है। सना के मुस्कुराने पर बाकी सब भी मुस्कुरा देती हैं। आज के इवेंट में शामिर को तो नहीं, अलबत्ता सना को शामिर के नाम से बहुत तंग किया गया था। सना और बाकी लड़के इस बात पर हैरान थे कि लड़कियां शामिर को क्यों नहीं कुछ कह रहीं। फिर ये सोचा कि शायद शामिर की इज़्ज़त करती हैं, इसलिए इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। विशाल सना की बारात से वापस घर आती तो उसकी वालदा उसे खबर करती हैं कि कल उसके ससुराल वाले आ रहे हैं। कल वलीमे पर जाने से पहले उनसे मिलकर जाए, और मिशाल इस बात पर हामी भर के अपने कमरे में चली जाती है। शाम 4 बजे मिशाल सादा सा पिंक कलर के सूट और हम रंग दुपट्टे के साथ किचन में दाखिल हुई। अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा उन्हें कितनी देर है, वलीमे पर जाने के लिए तैयार हूँ मैं अभी। इतने में बाहर गाड़ियों के रुकने का शोर सुनाई देता है और मिसेस सलीम बोलती हैं, लगता है वो आ गए हैं, जाओ उन्हें अंदर ले आओ। मिशाल अपनी वालदा की बात पर सर इस बात में हिलाते हुए बाहर चली जाती है। मिशाल के वहमों गुमान में ही नहीं होता कि इस दफ़ा उनके साथ हारिस भी होगा। मिशाल बाहर जाती है और उन्हें सलाम करती है। सलाम करने के बाद हारिस की वालदा और वालिद को अंदर आने का इशारा करती है। वो भी उनके पीछे अंदर ही आ रही थी होती हैं कि उसकी नज़र गाड़ी के पास जाती है। वो भी अपनी नज़रें हटाना भूल जाती है। शायद उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा होता कि अब की बार हारिस भी आया है। उसे तो अब तक यही लग रहा होता है कि हारिस लंदन में है, और फिर हारिस को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मिशाल होश की दुनिया में आती है और फिर वो उस स्पीड से भागती है जैसे उसने कोई जिन देख लिया हो। सब टीवी लाउंज में बैठे हुए थे, शाम की चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे, सिवाय मिशाल के, जो अपनी और हारिस की मम्मा के दरमियान बैठी हुई थी। तकरीबन 5:30 बजे का वक्त हो चुका था। मिशाल अपनी मम्मा के थोड़ा सा करीब होकर कहती है, मम्मा मैं जाऊँ, लेट हो रही है। हाँ ठीक है, चली जाओ। तो मिसेस सलीम से इजाज़त लेने के बाद बाकी सब उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मिशाल मौका मिलता ही वहाँ से भाग जाती है। 1 घंटे की मेहनत के बाद मिशाल खुद को आईने के साथ सामने देखती है और नेवी ब्लू कलर में पाँव के वो छूती फ़्राक और पाँव में हमरंग खुस्सा स्ट्रेट बालों के साथ कानों में झुमके डाले बहुत हसीन लग रही होती है। उसने एक नज़र घड़ी की तरफ देखा, जो कि अब 7 बजा रही थी। उसे लगा शायद मेहमान चले गए होंगे, इसलिए बेफ़िक्री से अपने कमरे से निकलती हुई सीढ़ियों की तरफ जाती है और सीढ़ियाँ उतरते ही देखती है कि अभी भी वो सब मौजूद हैं। वो ऊपर वापस नहीं जा सकती थी क्योंकि हादा ने उसे देख लिया था और बुलंद आवाज़ में विशाल को बुलाती है, माशाअल्लाह मेरी बेटी तो बहुत हसीन लग रही है, कहाँ जाने की तैयारी है? जी, वो मेरी दोस्त सना का वलीमा है, वहीं जा रही हूँ। ओह अच्छा, ठीक है। अभी मिशाल अपनी वालदा को कुछ कहने ही लगती है कि वो खुद ही बोल पड़ती हैं, बेटा गाड़ी ख़राब हो गई है, ड्राइवर चाचा उसे शोरूम ले गए हैं, तुम हारिस के साथ चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ देगा। मिशाल ने फिर से बोलना चाहा कि इस बार हारिस खुद खड़ा हो गया और कहता है, चलो मिशाल, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। विशाल को ना चाहते हुए भी उसके साथ जाना पड़ा।